नमस्कार बेटा। क्या हाल चाल है? ठीक है। यस सर। सर हाल चाल तो ठीक है। अब मैं आपको गुड मॉर्निंग कहूँ, आफ्टरनून कहूँ, क्या कहूँ ये तो पता नहीं मेरे को। और क्योंकि किस टाइम आप क्लास देख रहे हैं इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है जी। बट देख रहे हैं ये पता है, और वही बहुत अच्छी बात है जो देख रहे हैं बेटा। मैं आपसे कुछ अब हल्की फुल्की चर्चा करूंगा। मैंने चैप्टर का नाम लिखा नहीं है अभी कुछ भी। हम चैप्टर का नाम अभी बता देंगे क्या करेंगे। एफएम जो हमारे पास पेपर है कितने नंबर का है, कुछ एक डाउट हो सकता है रह गए हों या मन में आए हों कि सर कितने मार्क्स का है, वो बता दिया था फिर भी एक बार बता दो ना फिर से। 60 नंबर का है बेटा। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बता देता हूं, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो अभी पहले बातें करूंगा 5 2 4 मिनट उसमें सिर्फ ये है कि कुछ बच्चों को हो सकता है कभी कोई ऐसे मन में आए, क्योंकि हम बैट्समैन तो बाद में बनते हैं, पहले ये मानते हैं कि अच्छे बैट्समैन स्कोर कैसे करता है, तो हम सीधा ही छक्के चौके मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि वैसा उद्देश्य नहीं है हमारे पास सिंपल सा उद्देश्य है कि एफएम है, इकोनॉमिक्स के साथ है। यस, 60 नंबर का सर एफएम आता है बिल्कुल बेटा। 60 नंबर का एफएम का पेपर है, आपको जो लिखना हो वो लिख लीजिएगा। मैं अगर क्वेश्चंस की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। अभी तक का पैटर्न बता रहा हूं, उसमें से हल्का फुल्का फेरबदल हो सकता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज कंपलसरी। अच्छा, ये कंपलसरी है सर। राइटिंग में मत जाना, टाइम के साथ अभी इंप्रूव हो जाएगी। इसमें जनरली देखे गए हैं 4 पार्ट्स, और हर पार्ट कितने नंबर का सर? 5 नंबर का। तो टोटल कितने हो गए? 20 मार्क्स। क्या सर ये करना पड़ता है? यस। इसमें छोटे छोटे चैप्टर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यस, जो अभी करने वाले हैं चैप्टर उसमें से भी आ जाता है कई बार, तो ये किसी भी चैप्टर से आ सकता है। अच्छा, उसके बाद सर बाकी बचे हुए 4 करने होते हैं, 4 आउट ऑफ 5 लेट सपोज। ये क्वेश्चन 10 10 नंबर के हैं, 10 10 मार्क्स। सर हमने सुना है कि थियरी भी है। हाँ थियरी भी है ना बेटा, क्यों नहीं है, थियरी का पार्ट भी है। तो थियरी कैसे आएगी वो भी बता दो बेटा। थियरी ऐसी आएगी, जो पुराना कोर्स था, ये तो हम नया कोर्स कर रहे हैं ना, पुराना कोर्स था उसमें तो थियरी कंपलसरी आती थी, अच्छी खासी आती थी। नए में भी आती है, लेकिन जो पैटर्न देखा गया है नए के अंदर, वो कैसे बंटवारा हुआ, अगर मैं बंटवारा करूं तो ऐसे बंटवारा कर सकता हूं बेटा। इसको ऐसे कर सकता हूं। अगर ये 60 मार्क्स हैं अपने पास, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 20 नंबर का है बेटा। हो गया, कंपलसरी है। यस, ये जनरली देखा गया है प्रैक्टिकल, इट्स अ प्रैक्टिकल। तो जो 60 नंबर में से 20 क्वेश्चन नंबर 1 हो गया प्रैक्टिकल है, जो बाकी 4 बच गए। अब इनमें क्या काम हो सकता है सर? इसके अंदर जो काम हो सकता है, ये 40 नंबर है ना सर, 50 होते हैं ना भाई, 50 है, एक तो छोड़ो गई नालायक। 10 10 नंबर का एक एक तो छोड़ो गई। तो इसमें से मैं अगर वैसे 50 देखूं कि वैसे तो 40 नंबर करने हैं, लेकिन अगर मैं 50 का बंटवारा करूं, करने 40 से 50 का बंटवारा कर रहा हूं, कि 40 एक साइड रख दिया मैंने, 10 एक साइड रख दिया, टोटल 50 हुए, करने 40 है। जिसके अंदर से एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जो है सर 40 के कैसे बंटवारा हो भाई? 50 में से 40 करना है नालायक, 50 में से 40 करना है, बताओ हद ही हो गई। तो 40 प्लस 10 कितने होते हैं? 50। अच्छा, तो ये 10 जो है वो जनरली देखा गया है थियरी। क्या देखा गया है? थियरी। इसके अंदर मोटा मोटा प्रैक्टिकल है, बट एक आधी बार कभी हो सकता है 2 1 नंबर का थियरी भी आ जाए। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल सर 38 और 40 का प्रैक्टिकल। थियरी मैंने लिखा है कि ऑप्शनल हो सकता है सर, एक बार फिर से करो ना, ये बड़ा भूल भुलैया सा बन गया है नालायक। क्या बन गया है? 60 नंबर का पेपर, बोलो हाँ। 60 नंबर का पेपर जी सर। क्वेश्चन 1 कंपलसरी, प्रैक्टिकल है जनरली। मैं पैटर्न बता रहा हूँ जो यहाँ खड़े होकर बता रहे, जनरली देखा गया जो। उसके बाद 4 करने होते हैं 5 में से, 50 के टोटल 40 करने होते हैं, 10 10 का एक नंबर होगा। ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, कहीं आगे पीछे हो तो घबराने की बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है क्वेश्चंस के अंदर नाला, क्या फर्क पड़ता है, मोटा मोटा आपको आइडिया लगना है बस एकदम। तो सर ये कितने हो गए? 20 और 40 60। अच्छा, इस 50 में से एक मैंने 40 का साइड कर दिया, एक मैंने 10 का साइड कर दिया। 10 के अंदर हो सकता है थियरी आ जाए, 10 के अंदर थियरी, वो एक 6वां क्वेश्चन होता है शायद। हो गया ना, पहला 5 होंगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6वां जनरली।
और 40 में से या तो 40 का ही प्रैक्टिकल या 38 का मार्क्स का प्रैक्टिकल और 2 का मार्क्स का थियरी। देयर कुड बी कॉम्बिनेशन, वो इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से ले लेते हैं। पहली चर्चा का विषय ये उठता है आपका। दूसरा मन में आ सकता है सर कितने चैप्टर्स हैं, कैसे करेंगे? उसकी चिंता आप नहीं करना। लेट मी गो बाय माय स्पीड, लेट मी गो अकॉर्डिंग टू इट। क्योंकि मैं अगर आपको चैप्टर बता भी दूं, चैप्टर होंगे सपोज करते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 एक चैप्टर है, लेट सपोज मेरे में हो सकते हैं कि 11 हो जाए वो, क्योंकि मैं चैप्टर को बाइफरकेट भी कर सकता हूं, बताऊंगा आपको, जैसे आज करेंगे उसका बताऊंगा कि 2 चैप्टर बाइफरकेट कर दिए, या 9 हो जाए, थियरी को मैंने पूरा थियरी बुक में ले लिया। तो ऐसे करके चैप्टर हो सकते हैं, लेकिन मैं एक अभी बैलेंस शीट बनाऊंगा, उसके साथ सारा काम कर लेंगे हम अपने पास, मतलब सब कुछ समझ लेंगे जो समझना है हमें कि एफएम का मतलब क्या है। सर वेटेज वाइज लगभग लगभग हमें देखे जाते हैं 8 5 10 नंबर का क्वेश्चन। तो मैं जब चैप्टर्स कराऊंगा ना तब उसमें बता दूंगा ये 5 से लेके 8 नंबर तक आ सकता है, 5 से लेके 10 नंबर भी आ सकता है। तो हम वेटेज वाइज अगर करेंगे तो एक समस्या रहती है हमेशा, वो रहती है आप है ना चूजी हो जाते हो, यू बिकम डिसाइसिव कि मैं इतना कर लूं इसको छोड़ दूं, वो स्कोप नहीं है। बहुत सिंपल है एफएम। इट्स नॉट आई एम सेइंग कि सर आप पढ़ाते हो तो सिंपल कह रहे हो, ऐसा नहीं है। आप खुद स्वयं देख लेंगे, कुछ तो ऐसे चैप्टर होंगे जो 11th 12th में ले जाएंगे, रेशोज फाउंडेशन में ले जाएगा, एक आधी चीज नई आई है, नई का मतलब है कि पहले फाइनल्स में हुआ करती थी, इंटर में आ गई है, वो बस उतना ही फर्क आया, बाकी कोई बेटा फर्क नहीं आया है। ये मेरे पास कुल मिला के आ जाता है, जिसमें सर एक और चीज़ बता दें कैसे करेंगे हम, हमारे पास प्रैक्टिकल थियरी दोनों है, मैं प्रैक्टिकल पर भी एम्फेसाइज करूंगा, लेट मी बी वेरी फ्रैंक ऑन इट। मैं प्रैक्टिकल पर भी एम्फेसाइज, थियरी पर भी एम्फेसाइज करूंगा, प्रैक्टिकल तो करना ही है। जो थियरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है उसको हम साथ साथ लिख लेंगे, मैं लिखने का तरीका भी बताऊंगा, अभी बनाएंगे तब मैं चाहूंगा कि आप साथ साथ थियरी को लिखें, हाथ से लिखें। और मैंने आप मैं चाहूंगा कि आप डिफरेंट इंक कलर पेन यूज कर रहे हैं, तो जो थियरी होगी उसको डिफरेंट इंक कलर पेन से लिखेंगे, जो क्वेश्चंस होंगे उसको एक कलर पेन से लिखेंगे। जो सर थियरी होगी उसके साथ क्या करने वाले हैं हम, थियरी के साथ जैसे अगर थियरी आ गई, लेट सपोज कोई वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग आ गया, या और कोई ऐसी स्टार्टअप्स के ऊपर आ गई, कुछ भी ऐसी आ गई, वो इंटरेस्टिंग थियरी बन जाती है, तो उसको हम अलग से देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे सेल्फ रीड भी करो तो भी हो जाती है, बट मेजरली देखा है कि बच्चे क्योंकि प्रैक्टिकल इतना स्ट्रांग कर लेते हैं, थियरी को शायद देखते नहीं है, लेकिन कई बार क्या है प्रैक्टिकल बाय चांस, मैं कह रहा हूं बाय चांस, वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो, लेट्स मेक वर्स्ट टू वर्स्ट केस, अगर मैं अटक जाऊं बाय चांस, कोई ऐसा पता नहीं, या बहुत लेंदी क्वेश्चन कुछ भी हो जाए, तो क्या करूं, तो थियरी बचा लेगी, हम उसको वैसा भी करेंगे। तो हमारे पास सर कुछ चैप्टर्स होंगे, रेशोज भी होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कि कितना कैपिटल लाना है, लेके जाना है, वर्किंग कैपिटल संबंधित, फिक्स्ड एसेट संबंधित चैप्टर होंगे, डिविडेंड्स डिसीजन संबंधित कुछ ऐसे होंगे। मैं क्या आगे चल सकता हूं, आपकी आज्ञा हो? बोलो हाँ, चलूं जी? जी सर, मैं आगे चल सकता हूं, अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, मैं आपके बचपन के दिन में जा रहा हूं, अभी बहुत बेसिक जीवन में जा रहा हूं। आप जब छोटे बच्चे थे तो बैलेंस शीट बनाया करते थे, बैलेंस शीट जैसे मर्जी बना लो, बनाते थे। मैं एफएम को अपने एंगल से करता हूं, तो जो बैलेंस शीट जैसे लेट सपोज मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसे खींचा, समझाने के लिए बना रहा हूं इस बैलेंस शीट को। सर नया शेड्यूल बनाए, पुराना बनाए, शेड्यूल वेड्यूल नहीं बता रहा हूं भाई, नालायक सर, बता रहा हूं क्योंकि कल्पना कर पाए एसेट और लाइबिलिटी की, और कुछ नहीं बता रहा हूं। अच्छा, ये बैलेंस शीट, लेट सपोज ये बैलेंस शीट है। वैसे मजे की बात तो ये है, एफएम के अंदर क्योंकि हम थ्रू आउट वर्ल्ड वी ग्लोबली अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ द एफएम, तो किसी कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस हम अवॉइड भी कर सकते हैं, उसकी चर्चाएं जैसे जैसे आगे आएंगे तब करेंगे। लेट सपोज ये बैलेंस शीट थी जो आपने जीवन में कभी देखी होगी, या एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया, सपोज करो बैलेंस शीट को छोड़ दो, एक स्ट्रक्चर बनाया, इसको छोड़ दो, अगर ये मन में डाउट लाए तो इसको छोड़ दिया। मैडम पहली एंट्री कराया करती थी आपको, कौन सी मैडम सर? जब आप छोटे 11th क्लास में थे, एक छोटी क्लास में थे, मैडम एक एंट्री कराया करती थी, क्या सर? सबसे पहली एंट्री होती थी राम ब्रिंग्स कैपिटल, श्याम ब्रिंग्स कैपिटल, पहली एंट्री ये होती थी। उसके बाद आपके पास दूसरी एंट्री हो जाती थी, ही परचेज्ड मशीनरी, ही परचेज्ड फिक्स्ड एसेट्स, और आप बड़े तसल्ली से खटाखट खटाखट ये अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पता नहीं कौन कौन से अकाउंट कर करा के एंट्रियां करते थे, परचेज्ड इन्वेंट्री, स्टॉक एक्सेट्रा करते थे। एफएम वही है। आपने कभी कल्पना नहीं की, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में कभी ये प्रश्न आया या नहीं आया, या आपने कभी कल्पना नहीं की कि वो क्या थी सर? वो कल्पना ये नहीं की शायद आपने
कि जो हम स्टॉक रेस करते हैं, जो हम पैसा रेस करते हैं, सॉरी, जो पैसा रेस करते हैं बेटा, वो कहाँ से करते हैं, उसके पीछे भी कोई डिसीजन लिया जाता है क्या? वो एफएम का पार्ट है। पैसा रेस करते हैं आप, उसके बाद आप फैसला लेते हैं कि पहला आपको तो एंट्री दी हुई जाती है ना, कितना पैसा रेस करो, बुरा नहीं मानना, लेट अस नॉट, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दी एनी अकाउंटेंट और एनीवन, आई एम जस्ट सेइंग कि अकाउंटेंट्स वो काम करते हैं जो आप हो चुका है, उसके पीछे का फैसला, जैसे कितना पैसा रेज करना है, किस इंस्ट्रूमेंट से रेज करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल से करूं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से करूं, डिबेंचर से करूं, कहां से पैसा रेज करूं, वो डिसीजन कौन लेगा? वो डिसीजन एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, दी दैट हु टेक्स इट, द मैनेजमेंट टेक्स इट, सीओ सीएफओ ऑफ द कंपनीज टेक्स इट, दे टेक ए डिसीजन। वो देखते हैं कि कहां से पैसा रेज करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे। मैं कोई मर्जर एक्विजिशंस कर रहा हूं, मैं एक जनरल बातें कर रहा हूं बेटा, मैं कोई मर्जर एक्विजिशंस कर रहा हूं, या कोई सपोज करो कुछ चीज़ें अपने पास जो हैं, नया इक्विपमेंट लगाना है, या मेरे पास नया कोई प्लांट लगवाना है, वहां उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो उन चीज़ों के लिए जो फैसले लिए जाते हैं वो एक एफएम लेता है। हालांकि अकाउंट्स भी स्ट्रांग होना पड़ता है, बिना अकाउंट्स के आप नहीं कर सकते। उसके बाद जब आप फैसला लेते हैं उस पैसे को कहाँ लगाएं, वो भी एक एफएम का डिसीजन है, वेयर टू इन्वेस्ट मनी। इसका मतलब सर दो ही चीजों में समराइज कर सकता हूं मैं अपनी पूरी की पूरी एफएम को, घटनाओं को, उसके बीच में हम चैप्टर्स बना लेंगे। वो क्या? मैं पैसा कहां से रेज करूंगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स। लेट सपोज मैं मान रहा हूं तीन बड़े सोर्स मान रहा हूं, कहां से पैसा रेज करेंगे? इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स। इसे कहते हैं प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रिक्योरमेंट का मतलब क्या? फ्रॉम वेयर टू रेज मनी। मैं भी लिखवा दूंगा उसको भी, सेंटेंस को, फ्रॉम वेयर टू रेज मनी। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है और मेरा चैप्टर भी बन जाएगा, ये मैं बताऊंगा अभी आपको। तो आप ये करते भी हैं, आपने देखा भी है, अकाउंट्स के एंगल से भी करते हैं, एफएम के एंगल से भी करेंगे। तो इसका मतलब सर क्या हमारा अकाउंट्स भी होना स्ट्रांग जरूरी है? यस सर। सर क्या अकाउंट्स स्ट्रांग होना जरूरी है? भाई कर ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स रहे हो नालायक, तो अकाउंट्स तो स्ट्रांग ऑटोमेटिक हो ना, ये तो बिलीफ है। उसके बाद क्या करते हैं आप? इन फंड्स को कहां लगाया जाए? दो बड़े सोर्स हो सकते हैं, कौन से? या तो कहां लगाएंगे? फिक्स्ड एसेट्स, या कहां लगाएंगे? करंट एसेट्स। दैट इज बेसिकली नोन एज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। क्या यही एफएम है? यही एफएम है बेटा। अब सुने जरा, पहला फंक्शन आपने किया क्या? पहला फंक्शन आपने जो किया बेटा वो किया फ्रॉम वेयर टू रेज मनी, फ्रॉम फ्रॉम वेयर टू रेज मनी। सेकेंड जो होगा वो वेयर टू इन्वेस्ट मनी। आप एक मिनट के लिए इसे कॉपी कर लें, फिर मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं। तेजी से कॉपी कर लें बेटा। मेरे पास फंक्शन क्या बना? प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स का मतलब है फ्रॉम वेयर टू रेज मनी, कहां से पैसा रेज किया जाएगा। क्या मैं इक्विटी शेयर से करूं, क्या मैं प्रेफरेंस शेयर से करूं, क्या मैं डिबेंचर से करूं? उसके लिए मेरे पास एक चैप्टर बन जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, जो शायद अभी स्टार्ट करेंगे हम, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। उसके बाद आप फंड्स इकट्ठा कर लेते हैं। एक चीज और काम करते हैं जो शायद आपने ध्यान नहीं दिया, सर उसके पीछे की कॉस्ट इन्वॉल्व कितनी है? उस खर्चा भी तो लगेगा ना। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, मुफ्त में खाना कोई भी नहीं खिलाएगा बेटा, स्पेशली एफएम की। हम जब एफएम की बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट। मे बी आप उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं या डायरेक्ट कॉस्ट जो आपके पास निकल के आती है। इसका मतलब है कि जो ये पैसा रेज किया जाएगा इसकी कहीं ना कहीं कॉस्टिंग आएगी। इक्विटी शेयर की कॉस्टिंग आती है। अभी आप अपने मन के लिए या थोड़ा सा
एक जनरल पर्पस के लिए समझ लें, इनकी कॉस्टिंग क्या आती है, द कॉस्टिंग कम्स एज ए डिविडेंड जो आप उनको देते हैं। बाकी हम चैप्टर्स करेंगे स्पेसिफिक तब समझ लेंगे। प्रेफरेंस शेयर के पीछे डिविडेंड का रेट आता है, डिबेंचर्स में इंटरेस्ट रेट आता है, एक चैप्टर वो बन जाएगा। इनकी कॉस्टिंग निकालना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक, मैं कहां से पैसा रेज करूं, वो फैसला कैसे लेंगे अभी समझेंगे। इनका क्या खर्चा भी लगता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर पैसे लगा रहा है कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी है ना। मैं तो बेटा कंपनी हूं, मेरे लिए तो लाइबिलिटी है ना। तो मेरे लिए लाइबिलिटी है, किसी और ने पैसे लगाए हैं, किसी और ने मुझे पैसे दिए तो कुछ कॉस्ट आएगी, उसको निकालने के लिए हमारे पास एक डिफरेंट चैप्टर होगा। तो इसकी चर्चा भी हम यहां नहीं कर रहे हैं जी सर। उसके बाद इस पैसे को कहां लगाया गया, या तो फिक्स्ड एसेट खरीदे गए या करंट एसेट खरीदे गए। मतलब करंट एसेट मान लिया, वर्किंग कैपिटल चैप्टर का नाम होगा। अगर आप उसे फिक्स्ड एसेट में लगाते हैं, सपोज करते हैं, उसका नाम दे देंगे हम कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लॉन्ग टर्म में लगा दिया। वर्किंग कैपिटल में लगेंगे तो करंट एसेट्स में आए तो वर्किंग कैपिटल, वो भी एक चैप्टर बन जाएगा। तो हमारे पास सर इसका मतलब एक चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, उसके अंदर मैं 2 पार्ट करूंगा अभी। उसके बाद हमारे पास इसकी खर्चा क्या है, कहाँ लगाएंगे, इतना सा एफएम। हाँ इतना सा ही है बस। बाकी चैप्टर्स क्या करेंगे सर, हमने सुना है रेशियोज भी है, तो सुन ले जरा क्या है। वो एनालिसिस आ जाता है, आपने पैसे लगाए, उससे आपने प्रोडक्शन किया, मशीन चलाई, और आपको थोड़ी देर में पता चला एफिशिएंसी नहीं आ रही है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जनरल भाषा में बोल रहा हूं, हर बच्चे ने सुना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो खराब है, नेट प्रॉफिट रेशियो खराब है, मशीनरी क्या पुरानी हो चुकी है, क्या ओल्ड हो चुकी है, उसके फैसले कहाँ रहेंगे, वो रेशियोज चैप्टर बन जाएगा। अच्छा, वो रेशियोज बन जाएगा। उसके बाद आपके पास कुछ और डिसीजन आ जाएंगे। आपने पैसा कमाया और आप पैसा लेके भी आए, सारा का सारा बहुत सारा पैसा कमाया, क्या मैं उसको फर्दर इन्वेस्ट करूं, क्या मैं उसका डिविडेंड दूं। फिर उस डिविडेंड से संबंधित भी कुछ घटनाएं घटेंगी, डिविडेंड्स का चैप्टर आएगा, उसमें भी हम कुछ बात करेंगे। डिविडेंड दें, डिविडेंड ना दें, कितना दें, कितना ना दें, उससे संबंधित एक चैप्टर डिविडेंड्स बन जाएगा। जब आपने इन्वेस्टमेंट किया फिक्स्ड एसेट में, ये मैं सारा इसलिए बता रहा हूं ऐसे, मैं स्ट्रक्चरली नहीं लिख रहा हूं कोई भी चीज, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर में लिखूंगा तो शायद वो भावना, फीलिंग बन ही नहीं सकती है उसकी। अगर फीलिंग और भावना के साथ बात करें तो सीधा सीधा बात करते हैं, कहां से पैसा रेस किया, उस पैसे का क्या खर्चा आया, उस पैसे को कहां लगाया, उस पैसे को लगाने के बाद हमने एफिशिएंसी चेक की रेशोज के थ्रू। उसके बाद अगर हमारी कमाई अच्छी खासी हुई, क्या मैंने डिविडेंड दिया या डिविडेंड नहीं दिया, या डिविडेंड से देने से क्या मेरे वैल्यूएशन या क्या मेरी वैल्यू कंपनी की वर्थ पे फर्क आता है, वो फैसले भी देखेंगे हम यहाँ पर। फिर सर मैंने फिक्स्ड एसेट में लगाया, उसके अंदर कुछ रिस्क भी हो सकते हैं। रिस्क कैसे कैसे हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के हैं। कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ रिकॉर्ड नहीं होते। तो आप कह सकते हैं आपने फिक्स्ड एसेट में लगाया, चेंजेस आ गए रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर लेट सपोज, या चेंजेस आ गए गवर्नमेंट के अंदर पॉलिसीज के अंदर, मैं एक जनरल भाषा की बात कर रहा हूं, तो रिस्क का एलिमेंट भी इन्वॉल्व कर देंगे कैपिटल बजटिंग के अंदर। मोटा मोटा ये बात बन जाता है। कुछ सिनेरियोज बन सकते हैं, अच्छा सिनेरियो होगा तो क्या कमाएंगे, अगर मिडल रहे, एवरेज रहे तो क्या कमाएंगे, अगर हमारे साथ बहुत ही खराब घटना घटी, बहुत ही खराब घटना घटी, तो क्या करेंगे। तो वो डिसीजंस भी यहां हो सकते हैं बेटा। ये हमारे पास एफएम बन जाता है। तो मोटा मोटा आपको रूपरेखा मिल गई है कि एफएम का सिर्फ इतना सा ही पर्पस है, जो आप अकाउंटेंसी करते हैं उसके आगे पीछे मैं जोड़ दूं। और अकाउंटेंसी, क्योंकि अच्छा अकाउंटेंट अच्छे फैसले ले पाता है, इट्स वेरी श्योर, इट्स अ ड्यू रिस्पेक्ट टू द अकाउंटेंट्स प्लीज, इट्स अ ड्यू रिस्पेक्ट एंड दे डिजर्व दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। क्योंकि अगर आप अच्छे अकाउंटेंट हैं तो आप अच्छे फैसले ऑटोमेटिक ले पाएंगे। आप एनालिसिस के टाइम कहीं ये नहीं करना कि ये लॉ, ये रूल, ये रेगुलेशन वो ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके बाहर भी हमें सोचना पड़ सकता है, हम उसके बाहर भी सोचते हैं सर जी। तो हमारे पास कल्पना बन जाती है कि ये मेरे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने समझाया कि जिससे मेरे पास एक फ्लो आ जाएगा टॉपिक्स का। मैं फ्लो भी अपने हिसाब से बनाऊंगा, जिससे मैं कोई चीजें समझा सकूं कि कौन सी चीज कहां लेनी है। तो वी टेक इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, किससे रेस करूं, दो के कॉम्बिनेशन से पैसा रेस करूं या नहीं, खर्चा भी देखना पड़ता है, रिस्क रिटर्न भी देखना पड़ता है, जो पैसा आया उसके बाद उस पैसे को लगाया उससे रिटर्न कितना आया। तो कुल मिला के अगर 2 शब्दों में कोई एफएम पूछ ले, अगर पूछ ले आपसे कि एफएम के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स या फंक्शन बता दें, तो आप सिंपल सी भाषा में बात करेंगे, द ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी सिंपल, प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इसके आसपास के फैसले लिए जाते हैं। आज मौका मिला तो कुछ चीजें एंड में, क्लास के एंड में हम बात करेंगे, दिखाएंगे कि फंड्स का यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, कि मर्जर एक्विजिशन एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बन गई है, वो भी यूटिलाइजेशन है, वो भी एक रोल बन गया है सीएफओ का,
जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल इट हैज बिकम फॉर देम। क्या मैं अब चैप्टर के अंदर फॉर्मली मूव कर सकता हूं बेटा? बोलो हाँ। कैन आई मूव इनटू द चैप्टर? जी, ये एक हल्का बेसिक दे दिया है कि कोर्स क्या है, कैसा है। सर हम एक बार फिर से बता देना, कितने दिनों में हम खत्म कर लेंगे भाई, टाइम से खत्म कर लेंगे, चिंता नहीं करें उसको, मैंने उसकी चिंता नहीं करें। जो बाद में देख रहे हैं उनको शेड्यूल दिख गया होगा, बाकी से मैं बात कर चुका हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हेडिंग लिखें बेटा, पहली हेडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। सर ये कौन से वॉल्यूम में है? वॉल्यूम 1 में ही है बेटा, हम वॉल्यूम 1 में ही हैं। जब वॉल्यूम 2 में आएंगे मैं ऑटोमेटिकली बता दूंगा। ये चैप्टर आपको हो सकता है मॉड्यूल में दिया हो कि फिफ्थ चैप्टर हो सकता है आपके मॉड्यूल में। स्टडी मटेरियल अगर मैं नई रिवाइज जो आई उसके हिसाब से बात करूं, उसकी चिंता नहीं करना। इस चैप्टर में दो पार्ट्स मैंने किए हैं, मैंने सेम चैप्टर के दो पार्ट्स कर दिए हैं। एक बना दिया कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस और एक कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। मैं थियरीज को अलग से कवर करूंगा, तो मेरे मॉड्यूल में हो सकता है वो चैप्टर 2 हो शायद। आई थिंक द चैप्टर 2 इज द कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। उसको मैं अप्रोप्रिएट स्टेज पे लूंगा, क्योंकि यहाँ कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ अभी उस समय। यहाँ मैं उसको नहीं समझ पाऊंगा कि उसमें, क्योंकि इन्होंने तो जो स्टार्ट किया बना दिया सिंपल, इनको तो चैप्टर डालना था डाल दिया, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम अपना बेस पैक अपने हिसाब से बनाएंगे। तो सर मैं दो पढ़ूंगा, इंस्टीट्यूट ने एक दिया, नालायक उसने एक दिया, मैंने उसके दो टुकड़े कर दिए भाई। हाँ, एक रोटी थी, मैंने दो आधे आधे टुकड़े करके खा लिए, खाई तो एक ही रोटी पूरी की पूरी, खाया तो एक ही भाई साहब, हाँ खाया एक ही। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस मैं इसकी बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली सर ये कितने का आ जाता है नंबर का? तो मैं कैपिटल स्ट्रक्चर पूरे चैप्टर के एंगल से बात करूं, थियरीज जो अपने पास बैठ जाता है, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली सर कैपिटल स्ट्रक्चर 5 से लेके 10 नंबर तक आ जाएगा। जी सर, तो बैठ सकता है। इसका मतलब ये जो दोनों चैप्टर आप बताएंगे, पहला और दूसरा मिला के, आप ये मान लीजिए यस, पहला और दूसरा। तो अपने पास ये, फिर भी कई बार क्या होता है इसी चैप्टर से पूछ लिया उठने 8-10 नंबर का क्वेश्चन, तो क्या करेंगे? 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ और पूछ लिया, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते उसके पास, तो हमारे पास ये बैठ जाएगा। तो मैं एक हल्का फुल्का रेंज बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके पास वो कंफर्म है, तो रेंज बन जाती है। जी बन गई सर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। इसमें भी दो पार्ट हैं। एक पार्ट है वो फाइनेंसिंग वाला, कहां से पैसा रेज करें। एक आगे जाके आएगा इंडिफरेंस पॉइंट। तो सर कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर था, उसके दो पार्ट थे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, एंड में अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा चैप्टर करेंगे तब। कैपिटल स्ट्रक्चर के दो पार्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस जिसे हम कवर करने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर 2 है वो भी इसी का पार्ट मान सकते थे, लेकिन उसको समझना यहाँ मुश्किल है, तो इसलिए अलग किया है। वो कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज है, उसको हम अलग से लेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे पास बाइफर्केशन हो जाता है, दो तरह के पार्ट्स आ जाते हैं, एंड में आपसे ही समराइज करा लूंगा मैं। एक फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं, पैसा कहां से रेज करें, पैसा कहां से रेज करें, किस सोर्स से पैसा रेज करें। सुन लेना, हम लिखेंगे बेटा सब कुछ उसके बाद कि पैसा कहां से रेज किया जाए। हम कहाँ से पैसा रेज कर सकते हैं सर? हम कई सारे तरीके से पैसा रेज कर सकते हैं। हम डिबेंचर से कर सकते हैं पैसा रेज, हम प्रेफरेंस शेयर से कर सकते हैं, हम इक्विटी शेयर से कर सकते हैं। तो सर फैसला कैसे लेंगे, किस सोर्स से पैसा रेज करें? हम फैसला भी ले लेंगे जिसका अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट आएगा, जिसका अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट आएगा उससे फैसला लेंगे। क्या सर और भी कोई पैरामीटर होता है? एक और पैरामीटर होता है, उसको मैं थोड़ा सा आगे जाके क्लासेस में चेंज करूंगा, आज नहीं करेंगे, आज बेस वर्क बनाएंगे पूरा का पूरा। सर ये अर्निंग पर शेयर क्या है? ये ईपीएस होता है क्या? हमने सुना है ये टर्म कहीं, ईपीएस होता है क्या? सर हम निकालना भी सीखेंगे, हमें आता है, लेकिन फिर भी एक बार बता दें, मैं सारा कुछ बता दूंगा, ये अजम्पशन के साथ कि शायद आपको नहीं आता वो। तो मैं इसमें पहले थियरी लिखा रहा हूं। व्हाट वी आर कवरिंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस में फाइनेंसिंग डिसीजन। इस फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या करने वाले हैं, इसके अंदर जो फाइनेंसिंग डिसीजन अभी लिखेंगे उसमें ये फैसला लेंगे पैसा कहां से रेज किया जाए। अब मेरे को ये फैसला अगर लेना है पैसा कहां से रेज किया जाए, तो सबसे बेसिक पैरामीटर होता है, मैं एक बार एक्सेप्शनल केसेस को साइड रख रहा हूं, कि जिसका अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट आ जाए, अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट आ जाए। इसमें सर क्या ऑल्टरनेशन भी करेंगे? ऑल्टरनेशन भी करेंगे थोड़ा सा। सर अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला आपने हो सकता है किया हो, हम फिर से एक बार कर लेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो पर शेयर इनकम कमाते हैं वो आता है। उसके बाद एक एग्जांपल से हम इसको समझ भी लेंगे। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? थोड़ा थोड़ा मैं लिखना स्टार्ट करूं,
मैं लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ बेटा? यस, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू राइट। और राइटिंग की चिंता नहीं करना, राइटिंग ठीक ठाक है, कोई लव लेटर तो मुझे लिखने नहीं है, फिर भी मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि आई ट्राई टू राइट एज मच एज पॉसिबल। तो पहली हेडिंग लिखें बेटा, और मैं बोलूंगा भी और आप डिक्टेट भी करूंगा, तो आपको दिक्कत वैसे आनी नहीं चाहिए कोई। जी लिखें बेटा, फाइनेंसिंग डिसीजन। ये पहली हेडिंग लिख रहे हैं बेटा, फाइनेंसिंग डिसीजन, इसमें लिख लें, अंडर दिस कॉन्सेप्ट वी विल टेक अ डिसीजन। Under this concept, we will take a decision from which source to raise money. Under this concept, we will take a decision from which source to raise money. कहां से पैसा रेज किया जाए बेटा? कहां से पैसा रेज कर सकते हैं, मैं वो लिख रहा हूं, आप लिख लें, जेटर आएंगे मन में, होल्ड करेंगे उनको थोड़ी देर के लिए। अंडर दिस कॉन्सेप्ट, इट्स अ फाइनेंसिंग डिसीजन, अंडर दिस कॉन्सेप्ट वी विल टेक अ डिसीजन फ्रॉम विच सोर्स टू रेज मनी। लिखें, द अमाउंट कैन बी रेज्ड फ्रॉम, the amount can be raised from any of the following sources. The amount can be raised from any of the following sources or their combination. इसका मतलब क्या सर, कि पैसा नीचे जो मैं अभी सोर्स लिखूंगा, या तो उनसे अकेले से रेज कर लें या उनका कॉम्बिनेशन बना लें। मैं आपको 3 सोर्स लिखूंगा, फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स बता दूंगा क्या क्या हो सकते हैं और किस स्थिति में हो सकते हैं। द अमाउंट कैन बी रेज्ड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस और देयर कॉम्बिनेशंस, या उनका कॉम्बिनेशंस बनाया जा सकता है। पहला लिखें बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड लिखिए बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स डेट, एक ही बात है। सर एक बात बताएं, आप कॉपी कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं, एक बात बताएं सर, क्या तीनों में से सिर्फ इक्विटी से पैसा रेज करें, सिर्फ प्रेफरेंस से, सिर्फ डिबेंचर से? मैंने ऐसे कहाँ लिखा, मैंने क्या लिखा देखिए, कैन बी रेज फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस, या तो अकेले अकेले से या दुकेले से, दुकेला मतलब इक्विटी प्रेफरेंस, या तिकेले से भी कर सकते हो, इक्विटी प्रेफरेंस फिर डिबेंचर्स। अब कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने, आगे जब मूव करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी प्रैक्टिकल के साथ। कोई सर डिबेंचर से अकेले से कैसा पैसे रेज करेंगे? मेरे को कोई व्यापार खोलना है तो क्या इक्विटी कैपिटल होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल है। आप मुझे एक बात बताएं, रिलायंस एग्जिस्ट करती है? करती है बिल्कुल। रिलायंस ने पैसा भी रेज किया, भी बहुत सारा रेज भी करती है। अगर कोई पुरानी कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी कहते हैं उसको, या चल रही है कोई कंपनी ऑलरेडी, वो तो लोन भी तो रेज कर सकती है। सिर्फ उसे उस कहां ग्रंथ में लिखा है कि उसे इक्विटी से भी रेज करना पड़ेगा? सर क्या कहा आपने, एक बार फिर से बताएं। अगर मेरा ऑलरेडी व्यापार चल रहा है तो क्या मैं, मेरा कैपिटल तो ऑलरेडी है ही ना कुछ पुराना जो पड़ा है, तो मैं नया जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर से रेज कर सकता हूं या नहीं? कर सकते हैं। अब मेरी बात को सुने,
सिर्फ डिबेंचर से पैसा रेज कर सकते हैं अगर ओल्ड कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी है। नई कंपनी बनेगी तो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा ना, प्रमोटर्स, शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी आना पड़ेगा एक्सेट्रा। तो सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपनी, अगर पुरानी कंपनी है ऑलरेडी जो चल रही है, जिसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ चल रहा है, वो सिर्फ डिबेंचर से भी पैसा रेज कर सकती है, वो प्रेफरेंस शेयर से भी कर सकती है, वो इक्विटी से भी कर सकती है, तो इंडिविजुअल कर सकती है। अगर सर एकदम फ्रेश नई कंपनी है, वो तीनों से भी कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी आना पड़ेगा, थोड़ा सा इक्विटी आना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं, इक्विटी से हो सकता है। आप अभी दिमाग में वो पिक्चर मत रखना कि एग्जिस्टिंग है नहीं है, आप ये समझे सिर्फ कि क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, वो क्वेश्चंस के साथ आ जाएंगे। सिर्फ इक्विटी हो सकता है, सिर्फ प्रेफरेंस हो सकता है, सिर्फ डिबेंचर्स हो सकता है, इक्विटी प्रेफरेंस हो सकता है, इक्विटी डिबेंचर्स हो सकता है, 5 बन गए कॉम्बिनेशन। उसके बाद प्रेफरेंशियल डिबेंचर्स भी हो सकता है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड क्या, पुरानी कंपनी हो, मतलब ऑलरेडी कैपिटल हो उसके अंदर। जैसे जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, भारतीय एयरटेल है फॉर एग्जांपल, या आपके पास कोई रिलायंस इज द बेस्ट एग्जांपल, आई कैन टेक इट अप फॉर एग्जांपल, रिलायंस इज देयर। या तीनों से रेस कर लो, तो इंडिविजुअली रेस कर लो, इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी डिबेंचर से कर लो, प्रेफरेंस डिबेंचर से कर लो, हालांकि बहुत रेयर होता है बट मान लो, थियोरेटिकली सब कुछ मान लेते हैं, या तीनों से रेस कर लो। कौन सा सोर्स लेंगे सर, आपने ये तो लिख दिया, अंडर दिस कॉन्सेप्ट वी विल टेक अ डिसीजन फ्रॉम विच सोर्स टू रेज मनी। द अमाउंट कैन बी रेज्ड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज और देयर कॉम्बिनेशंस। ये तो हमने लिख दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स। क्या लेंगे, अमाउंट शुड बी रेज्ड फ्रॉम, हम ऐसे सोर्स या कॉम्बिनेशन से रेज करेंगे जिसका हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर आएगा। उसके बाद में अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला लिख के एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट बना दूंगा। जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए फायदा हो जाएगा, जो दोबारा कर रहे हैं वो आराम से बैठ के रिलैक्स करेंगे। हाँ, डीप ब्रेथ लेंगे। बनाएं सर, तेजी से लिखें, नीचे लिखें, इसके स्टेटमेंट लिखें बेटा इसके नीचे। और इसको ना डिफरेंट इंक कलर पेन से लिखना, जो मैंने आपको इतने सारे पेन कहे हैं कि आप डिफरेंट इंक कलर पेन करेंगे, थियरी का नोट डिफरेंट इंक कलर पेन से बनेगा। क्वेश्चंस को जो करेंगे वो आप ब्लैक ब्लू जो आपको कंसिस्टेंट रखना है थ्रू आउट वो रख लीजिएगा। लिखिए बेटा, द अमाउंट शुड बी रेज्ड फ्रॉम, the amount should be raised from that particular source oblique sources the amount should be raised from that particular source oblique sources which gives highest earning per share. The amount should be raised, should be है बेटा, the amount should be raised from that particular source या sources, या तो अकेले से या उसके कॉम्बिनेशन से, which gives highest earning per share. इसमें कुछ और विजिटर्स आ सकते हैं सर, इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, उसमें डिविडेंड आएगी, हम देख लेंगे वो कहाँ कैसे बनेगा, उसको छोड़ दें, अभी कुछ नहीं करें, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं करें। अमाउंट शुड बी रेज्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सोर्स ऑब्लिक सोर्सेज व्हिच गिव्स हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का फॉर्मूला लिखे नीचे, ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। Profit for equity shareholders divide by number of equity shares. Amount should be raised from that particular source oblique sources which gives highest earning per share. सर इसके अंदर हमने अकाउंटेंसी में कहीं देखा है कुछ डिफरेंट, ईपीएस हमारे लिए ईपीएस है, हम अकाउंटेंसी से कोई से कंफ्यूज नहीं करेंगे। अकाउंटेंसी में हो सकता है आप बेसिक डाइल्यूटेड ऐसे कुछ वर्ड्स सुने, वो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, उनको छोड़ दें, हमें उनसे भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर।
कोई भी लेना देना नहीं है अभी। अमाउंट शुड बी रेज्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सोर्स ऑब्लिक सोर्सेज which gives highest earning per share, EPS is equal to profit for equity shareholders divided by number of equity shares। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके क्या नंबर के साथ वो बना लूं बेटा? कैन आई मेक स्मॉल इनकम स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ EPS इज कैलकुलेटेड? बहुत बेसिक लगेगा, लेट इट बी। हमें काफी जगह काम आएगा, हमें बहुत जगह काम आएगा, काफी क्या बहुत जगह काम आएगा। लिखें बेटा एग्जाम्पल। इनकम स्टेटमेंट, मैं इनकम स्टेटमेंट एक जनरल तरीके से बना रहा हूं जो हमें काम आने वाली है एफएम में। सेल्स, लेस वेरिएबल कॉस्ट, बताएं क्या आता है जल्दी से, तेजी से सोचे मन के अंदर क्या आता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरी गुड कंट्रीब्यूशन सर। ये तो हमने कहीं देखा है, अच्छी बात है। लेस करें बेटा फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट ये आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी बोलते हैं। आप पूरा फुल वर्ड लिखिएगा बेटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मैं छोट में लिखूंगा ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर इसे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल देते हैं, यस ईबीआईटी। इसके बाद क्या माइनस कर देंगे सर? इंटरेस्ट। आप पूरा लिखिएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, अब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा बेटा? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स। पूरा लिखिएगा, फिर से कह रहा हूं सर, फिगर्स फिगर्स अभी लिख लेंगे, मन से बना लेंगे बेटा। ईबीटी लेस टैक्स एट द रेट, लेट सपोज 30%। अभी सारे फिगर्स बनाएंगे। Sales variable cost gives me contribution, fixed cost gives me EBIT, EBIT is earning before interest and tax, less interest gives me EBT, earning before tax, less tax at the rate 30% gives me profit after tax, PAT, profit after tax या earning after tax, profit after tax या earning after tax, PAT या EAT कुछ भी बोल लो, PAT, EAT, profit after tax, earning after tax। जो सर हमारे पास अब प्रेफरेंस डिविडेंड आता है वो इसके बाद आता है, यस लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। और ये जो बच जाता है ना, हम ये मोटा मोटा मानते हैं प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। सर क्या कुछ और भी इफ एंड बट आ सकते हैं? आप माने अभी के लिए ये है, शायद बहुत सारी चीजें यहीं से निकल जाएंगी, आएंगे तब की तब सोचेंगे। क्या कुछ फिगर्स भर लें सर? फिगर्स भर लें, लिखें बेटा सेल्स 25 लाख, मैं मन से भर रहा हूं ये सेल्स। ये शेयर होल्डर्स लिखा है, नालायक राइटिंग थोड़ा इधर उधर हो गई हो तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, मैं ऊपर कर रहा हूं थोड़ा सा बेटा इसको, सेल्स 25 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख। हाँ कैलकुलेटर, इस चीज के लिए भी कैलकुलेटर, हाँ भाई हाँ। 15 लाख फिक्स्ड कॉस्ट, मन से बना रहा हूँ, सारी फिगर्स मन से बना रहा हूँ कहीं से, हाँ कोई क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ मतलब। 5 लाख, ईबीटी आ गया 10 बेटा, इंटरेस्ट 2 लाख, ईबीआईटी 10 आया था ना, ईबीटी आ जाएगा 8 लाख, 2,40,000 टैक्स बन गया।
5,60,000। प्रेफरेंस डिविडेंड मन से बना लो सर, कोई भी लो, मन से बना लो, 1,00,000। इसका मतलब इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट बच गया बेटा? 4,60,000। क्या ये सारा प्रॉफिट उनका है? बिल्कुल उनका है। मजे करते हैं इक्विटी शेयरहोल्डर्स वाले बेटा, मजे करते हैं। यस, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मन से ज्यूम कर लेते हैं, लेट सपोज 20,000। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, लेट सपोज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स 20,000। हाँ, इन्हें कभी कभी शेयर्स आउटस्टैंडिंग भी कह दिया जाता है। वो टर्म एक प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, शेयर्स आउटस्टैंडिंग। वी कॉल इट एज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जी, नंबर, अमाउंट नहीं है, ऊपर वाला अमाउंट था बेटा। तो ईपीएस निकल जाएगा। फॉर्मूला लिख के वो लिखिएगा बेटा, अब फॉर्मूला में लिखिए ईपीएस इज इक्वल टू, पूरा पूरा फॉर्मूला लिखिए आप, हैबिट हो जाएगी आपको एग्जाम में, क्योंकि एक ही बार लिखना पड़ेगा ना। मैं हो सकता है क्लास में अवॉइड कर लूँ, बट एग्जाम में तो एक ही बार लिखना पड़ेगा। तो राइट फुल फॉर्मूला बेटा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी shareholders divided by number of equity shares. Profit for equity shareholders divided by number of equity shares. ₹23 बेटा। कॉपी करें बेटा तेजी से, फिर एक एग्जाम्पल लेंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल बनाऊंगा जिसके अंदर हम कॉम्बिनेशन बना लेंगे, पैसा कहां से रेस करना है। थोड़ा बड़ा ही बनाऊंगा एग्जाम्पल, चिंता नहीं करें, छोटा नहीं बनाऊंगा, बड़ा बनाऊंगा। और जो एग्जाम्पल बनाने वाला हूं, क्या सर उतना बड़ा एग्जाम्पल आता है? किसे पता है कितना बड़ा एग्जाम्पल आएगा या नहीं आएगा? तो हम एग्जाम्पल को थोड़ा बड़ा रखेंगे बेटा। इट्स अ प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स गिव्स मी द ईपीएस। लेट्स सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखें बेटा, लिखें। कंपनी नीड्स टू रेज ₹10,00,000। कंपनी नीड्स टू रेज, पैसा रेज करना चाहती है 10,00,000 बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस। कंपनी नीड्स टू रेज ₹10,00,000 बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, नीचे दिए गए हैं। क्या हो सकते हैं? मैं हो सकता है सारा पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल रेज करूं, थोड़ा इक्विटी से, थोड़ा प्रेफरेंस शेयर से, थोड़ा इक्विटी शेयर से, थोड़ा डिवेंचर से, या तीनों के कॉम्बिनेशन से। तो मैं सारा कुछ एक मोटा मोटा बना लूंगा, जिससे एक आइडिया लग जाएगा कि क्या निकालना है। बेसिकली हम ईपीएस निकालने की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं करने वाले हैं। उससे हमारा फ्लो बन जाएगा चैप्टर का। तो फिर हम जब चैप्टर में मूव करेंगे ना, क्वेश्चंस बहुत आसानी से होते चले जाएंगे बेटा, बहुत आसानी से होते चले जाएंगे। तो लिखें, कंपनी नीड्स टू रेज ₹10,00,000 बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। पहला लिखे बेटा, फर्स्ट लिखें, तेजी से लिखें। पहला, पहला लिखें, रेज एंटायर अमाउंट, रेज एंटायर अमाउंट। Raise entire amount by issue of equity share capital at the rate ₹100 ईच। आप लिख लें, फिर समझ लेंगे इसको। सारा पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से रेज कर लें, ₹100 का एक शेयर है, बाय ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ₹100 ईच। पूरा का पूरा पैसा, मतलब पहले फाइनेंसिंग में क्या हो गया, पूरा इक्विटी शेयर हो गया। सेकंड लिखिए बेटा, रेज 50% ऑफ अमाउंट
raise 50%, raise 50% of amount by issue of 12% preference share capital and balance by सर दूसरा एक बार स्टेटमेंट बोलना, क्या लिखा है आपने? रेस 50% ऑफ अमाउंट बाय इशू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 12% क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड है बेटा उसका। और मतलब 50% का मतलब हो गया 10 लाख में से 5 लाख रुपए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले ले आएंगे, और बाकी का जो पैसा है कौन ले आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल वाले ले आएंगे। तीसरा कॉम्बिनेशन, रेस 50% अमाउंट बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स। जो 10% लगेगा ना आगे, रेस 50% अमाउंट बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स, वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा बेटा। रेस raise 50% amount by issue of 10% debentures and balance by equity share capital. हंड्रेड ईच। अभी तक मैंने 3 सोर्स लिखवाए हैं, चौथा भी लिखवा देता हूं। बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, बनने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, प्रैक्टिस तो कर रहे हो। सारा पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से, 100 रुपये मतलब इशू प्राइस भी होगा ना, कुछ इशू प्राइस। 50% पैसा 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, और बाकी का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से। 50% पैसा 10% डिबेंचर से, मतलब 5 लाख रुपए डिबेंचर्स, उसमें इंटरेस्ट पे करेंगे। और आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, इंटरेस्ट टैक्स से पहले आया था, मैं आज उसकी कोई चर्चा नहीं करूंगा, आगे अपने आप ले लूंगा उसकी, कुछ उसका भी इंपॉर्टेंस होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड पैट के बाद आता है, इंटरेस्ट कॉस्ट जो आती है वो टैक्स से पहले आती है। तो देर इज समथिंग वी कैन डिस्कस इन डिटेल्ड ऑन दिस टॉपिक। ये भी हो सकता है मन में डाउट आए कुछ, उसको रखना अपने पास, उसकी चर्चा भी हम अप्रोप्रिएट स्टेज पे करेंगे। Raise 50% of amount by issue of 10% डिबेंचर and balance of by equity share capital at the rate rupees 100 each। चौथा भी लिख लें सर। अब चौथा क्या बचा सर? इक्विटी आ गया, प्रेफरेंस इक्विटी आ गया, और इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल हियर टू बी वेरी फ्रैंक, एंड डिबेंचर एंड दिस हैज कम। फोर्थ भी लिख लें बेटा, कुछ पैसा डिबेंचर से, कुछ प्रेफरेंस शेयर से, और कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल। तीनों तीनों। फर्क क्या पड़ा? अभी पड़ेगा फर्क, क्या पड़ा लिखें, लिखे फटाफट से बेटा। रेस 25% अमाउंट बाय इशू ऑफ, रेस 25% मतलब 25% का मतलब क्या हुआ सर? 10 लाख का 25% नालायक। रेस 25% अमाउंट बाय इशू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 25% अमाउंट बाय 25% यहां से, रेस 25% अमाउंट बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 25% बाय अमाउंट बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर एंड बैलेंस बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। और इसके नीचे मैं कुछ और स्टेटमेंट दे रहा हूं, वो भी लिख लें। इफ टैक्स रेट इज 40% and EBIT is rupees 4 lakh,
If tax rate is 40%, EBIT is rupees 4 lakh. Which option is best? लो बेटा, तेजी से क्वेश्चन एक बार रिकैप कर लेंगे। रिकैप कर लेंगे बेटा। उसके बाद क्या हम करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास चार कॉम्बिनेशन आ गए हैं। ध्यान से देखिए, अगर चार कॉम्बिनेशन 10 लाख रुपए चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है सर। 10 लाख रुपए चाहिए, पूरा पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से अगर रेस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। निकल जाएंगे ना, वो निकल भी जाएंगे। एक वर्बली कर लो चाहे। अगर 10 लाख रुपए चाहिए, वर्बली करो कैलकुलेटर उठा के, अच्छा लगेगा। 10 लाख डिवाइड बाई 100, 10,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सेकंड वाले केस में क्या आएगा, 50% पैसा कहां से आ रहा है, 50% पैसा आ रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, 5 लाख, उसका तो हम डिविडेंड देंगे प्रेफरेंस शेयर का। बाकी का जो 5 लाख बचा, 10 लाख का 50%, 10 लाख का 50%, 5 लाख, और हर शेयर कितने रुपए का इशू किया, 100 रुपए का, डिवाइड बाई 100, 5,000 नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। वैसे ही तीसरे वाले केस में 50% अमाउंट डिबेंचर से, उसका तो क्या आ जाएगा बेटा, इंटरेस्ट आ जाएगा। बाकी का पैसा क्या आएगा आपके पास, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और अगले वाले पार्ट में क्या करेंगे, कुछ पैसा किससे आया, प्रेफरेंस शेयर से, और कुछ पैसा किससे आया आपके पास, डिबेंचर से, और बैलेंस किससे आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल से। तो इसमें तो हमारे पास इसमें भी 50% आ रहा है, बाकी 50 का 25% होगा। 50 का मतलब 10 लाख का 25% इज 2.5 लाख। तो 2.5 लाख रुपए आ गए प्रेफरेंस शेयर से, 2.5 लाख रुपए आ गए आपके पास डिवेंचर से, बाकी इक्विटी से। अब मैं सोल्यूशन जब लिखूंगा, मेरी बात को समझ लेना कैसे करेंगे सोल्यूशन को लिखते हुए। हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, एक फॉर्मेट सीख लेंगे ना, उसके बाद तो हम फ्लो में बढ़ेंगे। उसके बाद कहीं चेंज आएगा तो वो देख लेंगे अगले सेशन में। आज हमारे पास एक काइंड ऑफ वार्म अप एक्सरसाइज है। मान ले ये चैप्टर के आधे पार्ट की कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, जो मैं अपने पास चैप्टर 1 ले रहा हूं, उसके आधे पार्ट का आधा पार्ट कर रहे हैं बेसिकली। मान ले उतना बड़ा कर रहे हैं। तो सर कैसे बनाएंगे, मैं बनाऊंगा पहला कैपिटल स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 ऑप्शन, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, और इधर लिखूंगा क्या, पर्टिकुलर्स की तरह लिखूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स। तो आप जगह वैसे छोड़ के अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 लिखेंगे। उसके बाद हम लिख लेंगे कितना कितना अमाउंट है। फिर तो हमें ईपीएस निकालना है, मैं ईपीएस 1 गो में बना दूंगा, इतना अज्यूम करते हुए कि हम इतने बड़े बच्चे हैं कि हम ईपीएस 1 गो में बना सकते हैं सर। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं बनेगा। जी तेजी से देखिए बेटा, लिखें सोल्यूशन। देखिए बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप बड़ा बड़ा पूरा नाम लिखिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, पूरा पूरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12% आगे लगाकर, 10% डिवेंचर, पूरा पूरा लिखना है बेटा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। लो जी लो, नीचे लिखा है सर। पहला ऑप्शन क्या था, 10 लाख। दूसरे ऑप्शन में क्या रेस किया, टोटल 10 लाख था ना, मैं टोटल लिख दूं पहले। टोटल समय 10 था। पहले तो पूरा का पूरा 10 लाख कहां से रेस किया, इक्विटी शेयर से। अगले में 50-50% था शायद मेरे पास बेटा, 50-50 था ना जी सर। 5 लाख,
तीसरे ऑप्शन में क्या था आपके पास, डेट और इक्विटी शेयर कैपिटल। अब पूरा लिखिएगा बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर 50-50% था फिर से। और चौथे वाले केस में बेटा क्या है, सर ये 2,50,000 कैसे आया, 25% बेटा, 25%। और हमें इशू प्राइस पता है 100 रुपए का था, तो मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यही निकाल लूं बेटा, इशू प्राइस पता है हमें। इशू प्राइस किसका सर, इशू प्राइस नालायक, इक्विटी शेयर का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा, अमाउंट 10 लाख डिवाइड बाय 100, अगले में 5 लाख डिवाइड बाय 100, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। जी सर निकाल लें। ये क्या काम आएंगे सर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ये कहां काम आएंगे भाई, सोचें। ईबीआईटी से सर सेल्स तो आपने दिया ही नहीं, वेरिएबल कॉस्ट आपने दिया ही नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट आपने दिया ही नहीं, आपने तो डायरेक्टली ईबीआईटी दे दिया। हाँ डायरेक्टली ईबीआईटी दे दिया। और ईबीआईटी भी कितना था, यहां था 4 लाख, आई थिंक 4 लाख रुपए ईबीआईटी था बेटा। जी, तो क्या हो गया, ईबीआईटी दे दिया तो नालायक, उससे क्या फर्क पड़ा, हम ईबीआईटी से स्टार्ट कर लेंगे। तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, उसके बाद टैक्स माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड एडजस्ट करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो करना पड़ेगा ना। उसे जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड करेंगे, विल गेट व्हाट, विल गेट, क्या आएगा भाई, कुछ तो आएगा। हाँ, जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ईपीएस आ जाएगा, फिर जो अच्छा ईपीएस देगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा आ गया सर, अच्छा लिखे बेटा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए बेटा। अब क्या इनकम स्टेटमेंट तेजी से बना लोगे अपने आप, मेरे से आगे काम करोगे, मैं भी बनाता हूं आप भी बनाए बेटा, फिर तेजी से इनकम स्टेटमेंट भी बन जाएगा, फुर्ती से काम करेंगे। यस सर, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, सीधा लिख दें हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस बेटा। कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस लिखिए बेटा, वही फिर से लेफ्ट में पर्टिकुलर्स के लिए जगह छोड़ देना, और मैं एक साथ बना दूंगा। आई होप ईबीआईटी सब में ही सर 4 लाख है, यस। इंटरेस्ट को मैं यही दिखा दूंगा, इंटरेस्ट पहले में नहीं आएगा, दूसरे ऑप्शन में नहीं आएगा, तीसरे ऑप्शन में, ध्यान से देखिए अपने पास ऑप्शन में बेटा, तीसरे ऑप्शन में क्या था आपके पास, तीसरे ऑप्शन में इंटरेस्ट आएगा जी सर, तीसरे ऑप्शन में देखो ये रहा इंटरेस्ट आएगा, चौथे ऑप्शन में आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 10%, तीसरे ऑप्शन में 5 लाख पर, चौथे ऑप्शन में 2.5 लाख रुपए के ऊपर। तो मेरे पास बनाएंगे 1 2 3 4, अमाउंट इन रुपीज, ईबीआईटी 4 लाख दिया था,
4 लाख ना, देख लीजिएगा, नहीं तो 4 लाख कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार। अब इंटरेस्ट देख लीजिए कैसे माइनस करेंगे आप। 5 लाख इंटू 10, कितना आएगा बेटा? 50,000। और 2.5 लाख इंटू 10%, 2.5 लाख चौथी ऑप्शन में था ना? यस सर। ये क्या आएगा? अपने आप करें, अपने आप करें, कॉपी नहीं करें बेटा। हाँ, मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा ना करूंगा, आप अपने आप करें। क्या आएगा? ईबीआईटी इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेशन दिखा दी, तीसरी ऑप्शन में 5 लाख, फिर 2.5 लाख, ईबीटी आएगा सर। टैक्स एट द रेट कितना दिया देखो, 40%। $3.5 लाख का 1,40,000। $1.5 लाख। टैक्स माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा बेटा? देखिए पैट, 2,25,000। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड भी वैसे निकाल देंगे बेटा। एक क्या था? 5, ऊपर दिखाओ, 1 मिनट ऊपर लेके जा रहा हूँ बेटा, 1 मिनट के लिए ऊपर लेके जा रहा हूँ। प्रेफरेंस डिविडेंड को देखेंगे तो 12% था 5 लाख का, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, आप दिखाएंगे बेटा लिख के पूरा। 5 लाख इंटू 12%, और 2.5 लाख इंटू 12%। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप जैसे इंटरेस्ट में दिखाया है वैसे ही दिखाएंगे बेटा, बिल्कुल वैसे दिखाएंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन 8 नंबर में आएगा जो बड़ा लेंथ होगा, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं। मैं तो मैंने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ऐसे बना दिया बेटा। तो आपके पास ये आएगा क्या? 60,000। सर कैसे आया 60,000? 5 लाख इंटू 9 लाख, 5 लाख इंटू 12%, और वो कितना आएगा? 30,000। ये क्या बच गया? प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स।
ईपीएस निकाल लेंगे, फॉर्मूला लिख के निकालना ईपीएस प्लीज, प्रॉपर लिखना, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ESH मत लिखना एग्जाम में, एक ही बार लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय, प्रॉपर लिखे बेटा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ईपीएस। एक मिनट देख लूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे बेटा, पहले केस में 10,000 थे मेरे पास, फिर तो 5,000 है पूरे। सर क्या हमें फॉर्मूला लिखना है बेटा, आपको फॉर्मूला लिखना है, ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे बताएं सबसे बेस्ट कौन सा प्लान होगा। क्या सर वैसे हम मोटा मोटा आइडेंटिफाई कर सकते थे कौन सा प्लान बेटर आएगा, कर सकते थे, आगे जाके देखेंगे थोड़ा बहुत। आज तो मेरा विषय सिर्फ इतना ही है, मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक फ्लो बन जाए कि हाँ टॉपिक होता है, ये अगर मुश्किल लगे तो फिर तो कोई उपाय नहीं है ना, फिर तो जीवन भाई साहब, फिर तो मंदिर ही जाना पड़ेगा, और कहाँ जाएंगे, फिर तो और कहीं जाने का ऑप्शन नहीं बचता अपने पास। तो हमारे पास जो आता है वो ईपीएस आता है क्या, 42 रुपये बेटा, हाईएस्ट। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन देंगे, डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर होते हैं उसके। डिसीजन लिखें बेटा, विच ऑप्शन इज बेटर, थर्ड ऑप्शन इज बेस्ट सिंस इट गिव्स हाईएस्ट ईपीएस। थर्ड ऑप्शन इज बेस्ट, तीसरा ही बेस्ट है ना, सिंस इट गिव्स हाईएस्ट ईपीएस। डन बेटा, जी सर। तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर कवर किया है, मैं एक आज बुक से कवर नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन, हो सकता है आपके पास किसी के बुक्स नहीं हो, मैंने एक फॉर्मल तरीका बना लिया है करने का, इसका मतलब है मेरे पास एक बेस बन गया है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो समझ लें। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में जो मेजर पार्ट है वो हमने लगभग लगभग एक एग्जाम्पल के साथ देख लिया है। हमने क्या किया, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है, अगर मैं रीकैप करूं, अपने कॉपी के पन्ने पलट ले बेटा, अगर मैं रीकैप करूं तो कहेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या फैसला लेते हैं, किस सोर्स से पैसा रेज करेंगे, किस सोर्स से पैसा रेज करेंगे, वी हैव टेकन दैट डिसीजन। तो अगर हम अपने पास हल्का सा रिकैप करें तेजी से, तो मैं इसको दिखाता हुआ चला जाता हूं कि इस कॉन्सेप्ट में हम करने वाले हैं किस सोर्स से पैसा रेज करेंगे, और क्या क्या सोर्स हो सकते हैं हमारे पास। हमारे पास सोर्स हो सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, या उनका कोई कॉम्बिनेशन, डिपेंडिंग ऑन नई कंपनी है एग्जिस्टिंग कंपनी है तो हम और तरीके बना सकते हैं कि अकेले डिबेंचर से भी पैसा रेज कर सकते हैं, अकेले इक्विटी प्रेफरेंस से भी रेज कर सकते हैं, उसकी बात हम करेंगे आगे। फिर उसके बाद हम कौन से सोर्स से पैसा रेज करेंगे जो हमें क्या देगा, हाईएस्ट ईपीएस। क्या इसमें भी कुछ बदलाव करेंगे, आगे जाके देखेंगे, इसमें भी कुछ बदलाव करेंगे और बहुत सुंदर बदलाव करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ से चीज उठाएंगे उसमें एकदम। उसके बाद हमने ईपीएस देखा, ईपीएस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना आता है, फिर भी मैंने बना दिया कि आप देख लें कैसे बनाएंगे।
सर आपने एग्जाम्पल में सेल से स्टार्ट नहीं किया था, कोई बात नहीं, मैंने बीच में से स्टार्ट कर लिया, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद हमने देखा 10 लाख रुपए रेज करने क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। मैंने अलग अलग चार्ट्स वेरियस टाइप के सोर्स दिए आपको। इट कुड बी इक्विटी, इट कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट, इट कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या तीनों का। और हम क्या 10 लाख रुपए चाहिए थे, 4 लाख रुपए का ईबीआईटी था, और हमारे पास क्या निकल के आया सर, बेसिकली वो अमाउंट रेज किया, फिर हमने कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया, कितना कहाँ से रेज करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इसलिए निकालने पड़े क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी थे, और फिर हमने ईपीएस निकाला और कौन सी ऑप्शन को चूज़ किया जो हाईएस्ट आई। आगे जाके हम बहुत चीज़ें करेंगे, अभी तो आज तो सिर्फ एक फॉर्मेट का तरीका ही सीखने का वो था पर्पस, मतलब हमने एक तरह का फॉर्मेट सीख लिया है जी। तो इसके बाद क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लूंगा वो बड़ा होगा थोड़ा सा, तो मैं आज कवर नहीं कर रहा हूँ इसको, अगली नेक्स्ट सेशन से हम इसको क्वेश्चन को बड़े को कवर कर लेंगे। अब जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, मैं हल्का सा कुछ और चीज कवर करूंगा, थोड़ा सा आई विल कवर दी न्यूज रिलेटेड आइटम विच इज नॉट, मे बी आपको लगे कि रेलिवेंट नहीं है तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं। कुछ घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में मैं अब थोड़ा सा 5-7 मिनट, मैंने कहा था क्लास के एंड में लूंगा, बीच में कहीं आएगा एग्जाम्पल तो अलग बात है, नहीं तो नहीं लेंगे हम। और हम उसकी अब चर्चा करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा एक बेटा ले रहा हूँ हल्का सा। आई एम डिस्कसिंग स्मॉल पार्ट ऑन इट एंड आई शो यू समथिंग। जी, मैंने आपसे शायद पता नहीं बात हुई या नहीं, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात की, कि उसमें थोड़ा सा आप देखिएगा शिपिंग कॉरपोरेशन में क्या हो रहा है, ये क्यों बात की मैंने ऐसे आपके साथ, मतलब क्यों कहा कि आप उसको ट्रैक करें, आपको वो सब्जेक्ट में कहाँ काम आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा वो। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अगर देखेंगे, वेदांता एंड डीपी वर्ल्ड आए गवर्नमेंट स्टेक इन शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं। वेदांता को तो आप जानते हैं, ये भी आप जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, वो स्टेक मतलब उसका हिस्सा खरीदना चाहते हैं। फिर मैंने और देखना स्टार्ट किया, शिपिंग कॉरपोरेशन डिसइन्वेस्टमेंट, लुक एट दिस वर्ड डिसइन्वेस्टमेंट, उसका इंटरेस्ट दिखाया है वेदांता ने और डीपी वर्ल्ड अमंगस्ट अदर, कुछ फर्म्स ने दिखाया कि हम उसका हिस्सा बाय करना चाहते हैं। और अगर आप मुझे बताएं, ये दुबई की कंपनी है डीपी वर्ल्ड, आप देख लीजिएगा, ये सारा तो न्यूज़ आप पढ़ लेंगे ना, गूगल पे सर्च करेंगे। सर इससे क्या फायदा होगा, पहले तो समझिए डिसइन्वेस्टमेंट से क्या फायदा होगा। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, मुझे ऐसा प्रतीत होने लग गया है कि गवर्नमेंट वांट्स टू, ये जब मैं जनरल बात कर रहा हूं बेटा, गवर्नमेंट्स इसको बेचकर पैसा लेना चाहती है, एक तो ये तरीका है, या गवर्नमेंट चाहती है कि वी डू नॉट हैव द राइट टू बी इन द बिजनेस में भी, हम सरकार चलाएंगे, हम देश चलाएंगे, ये भी सोच हो सकती है। बिजनेसमैन चलाएं। वेदांता एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है जो हर चीज के अंदर स्टेक बाय करता चला जा रहा है, मैं आगे भी बताऊंगा आपको। मतलब इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट, एडवर्टीजमेंट भी आप देखते होंगे, कभी आता होगा तो टीवी खोलेंगे तो ऐड को भी देखा करें, अनिल अग्रवाल जी कंपनी है आई थिंक सो, देख लीजिएगा प्लीज, कहीं आगे पीछे भूल चुक हो जाए तो वेदांता ने कहा हम आपको खरीदेंगे, दुबई की डीपी वर्ल्ड ने कहा, लेट सपोज 10 और प्लेयर आ जाते हैं, सपोज लेट सपोज, और हम 10 जने होते हैं, आप कहते हैं मुझे भी यही घर खरीदना है, दूसरे वाला कहता है मुझे भी यही घर खरीदना है, तीसरा कहता है मुझे भी यही घर खरीदना है, मैं एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं घर के एंगल से, क्या उस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा? आपने भी बिड लगाई, मैंने भी बिड लगाई, और 10 लोग और आ गए, आप सोचें वो प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि बाइंग बाइंग बढ़ती है, तो शेयर प्राइस में मूवमेंट कैसे आएगा? मतलब क्या शेयर प्राइस में मूवमेंट आ सकता है? आ सकता है। अगर कोई घर है, उसको कोई खरीदने वाला ही ना आए, खरीदने वाला इकोनॉमिक्स के एंगल से भी सोचिएगा, डिमांड एंड सप्लाई, अगर कोई घर है उसे कोई खरीदने ना आए, इन्होंने कहा गवर्नमेंट ने हम अपना स्टेक बेचना चाहते हैं और कोई बायर ही नहीं आया, तो क्या आपको लगता है शेयर प्राइस में मूवमेंट आएगा? शेयर प्राइस सर किस पे चलता है, कैसे निकालते हैं, हम कुछ सीखेंगे वैल्यूएशन के पैरामीटर, हमारे कोर्स में शेयर प्राइस निकालना है कहीं सीखेंगे हम। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एक चीज याद रखना हमेशा, शेयर प्राइस ऑलवेज वर्क्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई, उसकी वर्थ होती है, उसकी वैल्यूएशन होती है। तो मैं यहां पर जो आपको बता रहा था शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ट्रैक करने के लिए, अगर उसमें बहुत सारे लोगों ने बाइंग इंटरेस्ट दिखाया, बहुत सारे लोगों ने दिखाया, तो भाई हर कोई जंप लगा के कूद के पड़ेगा, मैं भी खरीदूं, मैं भी खरीदूं, मैं भी खरीदूं। व्हेन डिमांड कम्स इन प्राइस गोज अप, एंड व्हेन देयर इज नो डिमांड प्राइस गोज डाउन। तो ये हो सकता है, इसको हम कह सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब इसको डीमर्ज। वैसे ही एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो मतलब आप जब ये क्लास देख रहे होंगे तब शायद हो सकता है कुछ बच्चों के लिए बहुत दूर जा चुकी हो, कुछ के लिए इमीडिएट आ रही हो। बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा, एक मतलब एक कह रहा हूँ विषय बन गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और काफी टाइम से चल रहा है, कई बार बिडिंग मंगाते हैं फिर कैंसिल होता है, फिर मंगाते हैं फिर होता है।
कल इनकी मीटिंग है शायद। हम खड़े कहाँ पर हैं आज? 14 दिसंबर पे खड़े हैं बेटा, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 दिसंबर, शाम रात हो चुकी है ऑलमोस्ट, गहरा घना अंधेरा छाया है बाहर, और मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आप कल देख पाए इसको। जब आप देखेंगे, अगर इसमें भी बहुत सारे लोगों ने, मजे की बात है इसमें भी शायद वेदांता भी था, वेदांता हर जगह ही कूद पड़ा है, शायद एक बिटर वेदांता भी है जहां तक मेरा ख्याल है, पता नहीं। हाँ ये देखो, ये देखो, द गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड द 3 एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडिंग वन फ्रॉम अनिल अग्रवाल जी वेदांता। मतलब सर ये वेदांता जी हैं कौन? आपने अभी तक मुकेश अंबानी जी के बारे में सुना होगा, इनके बारे में भी सुन लें। इनकी चर्चा भी मैं कभी अलग से कर लूंगा एक बार, पैसा कैसे आया इनके पास, या वेदांता के पास पैसा है, किसी कारण लिया था उन्होंने, फिर उसके बाद कुछ कुछ घटनाएं घटी उनकी, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ, वो भी अभी हुआ 2-3 महीने में पहले। तो इनके पास पैसा है, ये कहते हैं एससीआई भी खरीदना चाहते हैं, ये कहते हैं बीपीसीएल भी खरीदना चाहते हैं। थोड़े टाइम पहले मैं जब फाइनल का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था मई के अंदर, आई थिंक सम टाइम बैक, दे वांटेड टू बाय बीएचईएल, मतलब बाय नहीं करना चाहते थे, बट उन्होंने कहा भेल में कैपेसिटी है। मतलब इससे ना एक्सप्रेशन आता है, कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति किसी कंपनी की तारीफ कर दे, कोई बड़ा व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी की तारीफ कर दे, आप सोचो क्या होगा, क्या होगा, अरे वाह क्या होगा। एग्जैक्टली तो कल इनकी मीटिंग है, हो सकता है इसमें कुछ हो। और अगर ये सक्सेसफुल हुई, गवर्नमेंट अपना प्लान कर रही है स्टेक सेल का। आप इकोनॉमिक्स में ना बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, गवर्नमेंट भी अपने फंड्स जुटाती है, गवर्नमेंट के भी डेफिसिट आते हैं, गवर्नमेंट के पास फंडिंग कहाँ से आएगी, पैसे कम पड़ जाएं तो। और अब तो बहुत क्रिटिकल समय रहा गवर्नमेंट के लिए, दे हैव टू रेज फंड्स एंड दीज कुड बी सम ऑफ द मीन्स ऑफ रेजिंग फंड्स। और अगर ये डिसइन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हुआ बीपीसीएल के लिए भी, बहुत सारी कंपनियों ने बिड किया, अगर मैं कह रहा हूँ बहुत सारी कंपनियों ने बिड किया, तो आप देखना भाव, मैं सरप्राइज्ड नहीं हूंगा। खट खट खट, ये आज कहाँ बंद हुआ है? आज बंद हुआ है, अगर देखें शेयर प्राइस वो 403 रुपये, आज शायद 403 गया, एक बार देख भी लेते हैं ट्रेडिंग ऑन मंडे। और इसमें भी देख लेता हूं मैं, बीपीसीएल 403 405 के करीब बंद हुआ है। सर अगर किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो क्या होगा? अगर आपने घर बनाया और किसी ने इंटरेस्ट दिखाया, इन्हें हम कहीं एम&ए एक्टिविटी से भी अटैच करेंगे आगे जब जाएंगे मर्जर एक्विजिशन, पता नहीं फाइनल इंटर में तो कितना आएगा, बट वी कैन थिंक ऑफ। तो आप सोचें, अब एक और एंगल से सोचना इसको, सर इससे क्या फर्क पड़ा, क्या मैं चैप्टर से इसको लिंक कर सकता था? वेदांता जी जब इनको बाय करेंगे, कहीं से फंडिंग तो लानी पड़ेगी ना। आराम से सोचना घर में, मैं उतनी डिटेल में जा नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारे पास एक दायरा लिमिटेड होगा। एक तो मैंने एंगल बताया, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, वो बेच रहे हैं। एक बताया डिमांड ज्यादा आएगी तो प्राइस पे कैसे मूवमेंट आएगा। प्राइस इज ऑलवेज अ डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन, ये बात हमेशा जीवन के लिए याद रखना, किसी भी वस्तु के लिए उनके पैरामीटर होते हैं बट ऑब्वियस। तीसरी बात, वेदांता जी ने जब ये कंपनी खरीदते हैं, सपोज करो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, बिडिंग होगी, लेट सपोज वेदांता लेट सपोज बाय करता है, तो फंड्स तो देने पड़ेंगे ना, और छोटा मोटा फंड नहीं होगा। मुझे पता नहीं इनके पैसे के लिए कितना फंड्स की वैल्यूएशन आएगी। ये देखो लिखा भी है उनने, ये लिखा है और इसको ना आप न्यूज़ पढ़े तो ऐसे पढ़ना कि आप अटैच कर पाएं। द कंपनी शेयर प्राइस ट्रेडिंग वाज 403.75 ट्रेडिंग ऑन मंडे। Based on this price, the government could get over 46,400 crore, which is less than 1/4 of the total disinvestment। मतलब ये और भी कुछ करना चाहते होंगे, वो बात छोड़ दें। तो मतलब कुल मिला के इतना पैसा आएगा शायद इस डिसइन्वेस्टमेंट से, आप पढ़ लीजिएगा पूरा। मैं सपोज करता हूं कि इतना ही पैसा आएगा, तो जो देगा वो कहीं से लाएगा? क्या उसको फैसला लेना नहीं पड़ेगा कहाँ से पैसा लाऊं? थिंक लॉजिकली एंड थिंक इट, कि क्या उसको लेना नहीं पड़ेगा और क्या उसको जस्टिफाई कर पाएगा? हम थियरी में काफ़ी चीज़ें अलग करते हैं बेस बनाने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत चीज़ें अलग होती हैं, बहुत चीज़ें अलग होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। शायद मैं उस हद तक ना जा पाऊँ क्योंकि फिर हमारा चैप्टर टॉस पे चला जाएगा। आज पहला दिन था तो मैं सिर्फ आपको रिलेट कर रहा हूँ। मैं शायद ऐसी बातें हर क्लास में कर भी ना पाऊँ, आई एम टेलिंग यू, शायद नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं कहीं कहीं आपको हिंट देता रहूंगा। यू कैच दैट हिंट इन योर फ्री टाइम, डू इट। स्पेशली जिनके एग्जाम 8-9 महीने दूर हैं या 7-8 महीने दूर हैं और जिन पे प्रेशर नहीं है, वो तो पक्का करें बेटा। आप अपने आप को एक डिफरेंट पर्सन पाएंगे 2-3 महीने के बाद। मतलब मैं सिर्फ आपको हल्का हल्का चलना सिखा रहा हूँ और मैं चाहता हूं कि आप वहां से रफ्तार पकड़ लें, यू विल फाइंड योर सेल्फ वेरी डिफरेंट पर्सन। तो सिर्फ उतना ही ऑब्जेक्टिव है और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। हालांकि और कई न्यूज़ मन में थी डिस्कस करने वाली, वो हम शायद सुबह मतलब जब आपसे कोई बात कर रहा था तो वहाँ हो सकता है डिस्कस कर भी ली हो कि
खादिम का प्राइस या द वाटर बेस एट व्हाट प्राइस इट क्लोज्ड एंड सो ऑन, तो वो चीज़ें रिलेवेंट थी, वो तो एक मूवमेंट था, वी आर नॉट ट्रैकिंग। मैं इस डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये फैसले भी हो सकता है आप इसकी वैल्यूएशन में भी जाएं कि ये जो वैल्यूएशन होती है ये खुद में एक बहुत बड़ा पैरामीटर है इन दी आफ्टर फाइनल्स व्हेन यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैन मूव इन टुवर्ड्स इट। सर एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? वैसे तो स्किल सेट बहुत चाहिए होते हैं, बट जिस दिन आपके पास रीडिंग स्किल्स हो जाएंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, एंड आई एम्फेसाइज अ लॉट, रीडिंग, टॉकिंग स्किल्स एंड डिबेटिंग स्किल्स, आई एम नॉट सेइंग फाइटिंग स्किल्स, डिबेटिंग स्किल्स। जब आपके पास डिबेट करने की हो जाएंगे, जब आपके पास जस्टिफाई करने के लिए चीजें हो जाएंगी, विल बी एट अ वेरी वेरी गुड स्टेज। आप अपने आप पाएंगे कि आप हर लोगों की बात सुनते हैं, सोचने के बाद अपना वक्तव्य रखते हैं या अपनी बात रखते हैं। एंड इफ यू कैन कन्विंस द लॉट ऑफ पीपल, आप खुद में बहुत अच्छा कर रहे हैं, दैट कुड बी देयर। तो हम यहाँ पर बेटा वाइंड अप कर लेंगे, आई थिंक विल वाइंड अप हियर ओनली। यस, तो आपको कुछ नहीं करना है, हल्का सा जो आज पढ़ा है वो पढ़ के आना है, कोई होमवर्क नहीं है। कल आप अपने पास आए तो बुक कैरी कर सकते हैं, बाई चांस सर बुक नहीं आई है हमारे पास तो कोई दिक्कत का विषय थोड़ी ना है, मैं क्वेश्चन को दिखाऊंगा, आपको कराऊंगा। तो थोड़ा सा स्लो चलने के बाद फिर हम एक बार फॉर्म में आ जाएंगे, तब हम चलेंगे। और न्यूज़ आप पढ़ते रहना, ऐसा नहीं यही पढ़नी है जो मैं बता रहा हूँ, आप अपने आप भी पढ़ेंगे बेटा, एक रफ रीडिंग करेंगे, पेपर का एक हैबिट बनाएं कि मेरे को 15 मिनट 10 मिनट एक बार हेडलाइंस पढ़नी है या आज क्या हुआ घटनाएं पढ़नी है, एंड सो दैट आई रिमेन एजुकेटेड and I remain basically with the markets, what is happening in the global world। मैं बहुत सारी बातें करूंगा आपके साथ आगे, जहां जहां तक मौका मिलेगा, बट प्रोवाइडेड हम सिलेबस में भी आगे चलते जाते हैं। तो आज हमारे पास पहली क्लास थी, तो वी वर ऑन द स्लोअर साइड, जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, और आगे हम मूव करना शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे करके जैसे बुक आएगी तो मैं थोड़ा स्पीड अप भी कर दूंगा उसको बेटा। जी वाइंड अप करेंगे सर यहाँ पर। यस, टेक केयर एंड बाय बाय। कोई डाउट आए उसको होल्ड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2-3 क्लासेस के अंदर सारे क्लियर हो जाएंगे वो अपने आप। बाय बाय।